हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। प्यारे बच्चों, आज से आपकी हर रोज क्लास होगी जियोग्राफी की, और इस जियोग्राफी की सीरीज के अंदर हम जानेंगे कि भारत का भूगोल जो आपसे परीक्षा के अंदर किस प्रकार से और कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। आज का जो आपका विषय रहेगा भारत का भूगोल, और इस भारत के भूगोल के बारे में हम बेसिक बातें जानेंगे, और बेसिक से हम इसको शुरू करते हुए धीरे धीरे आप इसको भारत की जो जियोग्राफी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। आपकी इस क्लास के अंदर हम जानेंगे सबसे पहले कि आपका जो प्यारा भारत देश है, इस भारत देश के अंदर जो आपकी जियोग्राफी है वो कैसे शुरू होती है। सबसे पहले ये जो भूगोल है इसका अर्थ क्या है, और जो आपकी जियोग्राफी है इस जियोग्राफी का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर संपूर्ण चर्चा की जाएगी। सबसे पहले देखो, आप लोगों को पता है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जियो प्लस ग्राफी के बारे में। यहां पर प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या है कि भाई जियो आपकी जो धरती है उसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। आपकी धरती के बारे में हमने जानना है। भू यानी कि भूमि, गोल आपकी जो धरती है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अपनी जियोग्राफी की क्लासेस के अंदर चर्चा करेंगे। इसका सिंपल सा और छोटा सा आपका लॉजिक है जो यही बनता है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों अपनी आज की इस बेहतरीन क्लास की, जिसके अंदर हम अपने बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपकी हेडिंग है आज की क्लास की भारत का भूगोल, और प्यारे बच्चों हम जानेंगे अपने भारत देश के बारे में। भारत देश की जो जियोग्राफी है उसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा जो भारत देश है, भारत देश से परीक्षा के अंदर क्वेश्चंस जो बन जाते हैं भाई, क्या बनते हैं कि अन्य नाम भारत के कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे भारत देश के अन्य नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखो, हम अपने भारत देश को प्राचीन समय से हम किस नाम से जानते हैं, आर्यावर्त के नाम से हम भारत देश को जानते हैं। आर्यावर्त के बाद हम अपने भारत देश को किस नाम से जानते हैं, जम्बू द्वीप के नाम से प्यारे बच्चों हम अपने देश को जानते हैं। जम्बू द्वीप के बाद प्यारे बच्चों हम अपने भारत देश को आप भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं। आप लिखेंगे कि भारतवर्ष के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और पॉइंट 4 प्यारे बच्चों, जिसको आप क्या कहते हैं, इंडिया के नाम से भी हम अपने भारत देश को जानते हैं। देखिए, बेसिक से क्लास के अंदर बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। ये मत सोचना कि स्टार्टिंग में इतना बेसिक कैसे आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, भारत देश की आपसे कैपिटल यानी कि आपकी राजधानी पूछ ली जा सकती है। तो भारत देश की राजधानी प्यारे बच्चों कौन सी है, आपकी नई दिल्ली क्या रहेगी, भारत देश की राजधानी रहेगी। प्यारे बच्चों, भौगोलिक स्थिति आपसे कह सकता है, जैसे कि आपसे पूछ ले कि भारत देश की क्या पूछ ले, भौगोलिक स्थिति बताएं। तो भौगोलिक स्थिति, भारत देश की भौगोलिक स्थिति क्या है प्यारे बच्चों। तो हमारा प्यारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में क्या है प्यारे बच्चों, स्थित है। आपसे अगर कोई भी पूछ ले, देखो जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको एग्जाम्स की लैंग्वेज में ही पता होना चाहिए। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा जिस भारत देश के अंदर हम रहते हैं वो कैसा है, क्या क्या भारत देश के अंदर है, और भारत देश कैसे है प्यारे बच्चों। तो भौगोलिक स्थिति यानी कि जियोग्राफिकल जो आपकी लोकेशन है भारत की, तो उत्तरी गोलार्ध के ऊपर क्या रहेगी, स्थित रहेगी। प्यारे बच्चों, यहां से आपका कोई भी एग्जाम आ जाए, वहां से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भारत की अक्षांशीय क्या पूछी जा सकती है, अक्षांशीय विस्तार बताओ जी। आपके भारत देश का, हमारे प्यारे भारत देश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो प्यारे बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा, उत्तरी अक्षांश रहेगा। और आपसे पूछे देशांतर इसका जो उत्तरी अक्षांश है प्यारे बच्चों, वो देखिए क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये कहां तक जाता है जी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक प्यारे बच्चों ये क्या है, हमारा फैला हुआ है। इसके
पॉइंट है जो कौन से हैं, जरा ध्यानपूर्वक आपको देखना है। आपसे क्या कहता है कि अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है प्यारे बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर वो कहां तक जाता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक प्यारे बच्चों जाता है। यहां पर शायद आपको अक्षांश विजिबल नहीं है, तो ये लास्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, अक्षांश लिखा हुआ है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जानते हैं इसी के साथ साथ देखिए आपसे अक्षांशीय पूछ लिया गया है तो देशांतरीय भी तो पूछेगा कि भाई देशांतर जो विस्तार है वो कहां तक फैला हुआ है। तो देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार प्यारे बच्चों कहां तक फैला हुआ है। देखिए देशांतर की जब भी बात की जाए तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर, पूर्वी देशांतर से शुरू होकर प्यारे बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आपका रहेगा, पूर्वी देशांतर आपका रहेगा। ठीक है, यहां तक विजिबल है सभी को। देखिए अच्छी बात है, ये हमने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की है हमारे अपने भारत के बारे में। प्यारे बच्चों भारत की जब भी बात हो आपको पता होना चाहिए कि भारत, जिसको हम अन्य विभिन्न नाम से जानते हैं, ये नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता होगा कि आर्यवर्त है, जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, इंडिया है प्यारे बच्चों। या फिर आपसे पूछ ले कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो नई दिल्ली क्या रहेगी, इसकी राजधानी रहेगी। भारत की भौगोलिक स्थिति पूछ ली जाए प्यारे बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, भारत स्थित है। इसके अलावा अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो यह भी आप सबको क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। यहां तक सभी बच्चे इसको नोट कर लें। ठीक है जी, अब बात आती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि भारत का क्या ज्यामितीय आकार है प्यारे बच्चों, क्या है ज्यामितीय आकार। तो ज्यामितीय आकार को हम क्या कह सकते हैं, चतुष्कोणीय। तो क्या कह सकते हैं आप, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय के नाम से प्यारे बच्चों हम इसको भारत देश को जानते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिक सी जो स्ट्रक्चर है उसकी मैंने अभी तक यहां पर आप लोगों से बात की है। अभी मैं इसको एडवांस लेवल पर नहीं लेकर आया, क्योंकि जितना धीरे आप समझेंगे उतना आप लोगों के लिए बेस्ट है। वो कहते हैं कि जितनी नींव अच्छी बनेगी ऊपर का स्ट्रक्चर है जो बहुत मजबूत बनेगा प्यारे बच्चों। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए भाई, अब बात करेंगे आप लोगों से आगे कि भारत का मानक समय क्या है। देखिए आप लोगों के लिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, यही पॉइंट्स आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि आप अपने बेसिक इन स्ट्रक्चर के ऊपर अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो आपका जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स का आपका स्कोर इन्हीं बेसिक क्लासों से अच्छा जाने वाला है। प्यारे बच्चों भारत का आपसे क्या कह सकता है कि मानक समय हमें पता होना चाहिए। तो भारत देश का मानक समय प्यारे बच्चों, इसको आप सभी हेडिंग टू हेडिंग नोट करेंगे तो सबसे दी बेस्ट रहेगा। भारत का मानक समय 82/1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी क्या है, देशांतर है। प्यारे बच्चों प्रयागराज के समीप, अब यही क्या है आपका 82 लगाओ आप इसको, ठीक है, 82 पूर्वी देशांतर। अब प्यारे बच्चों यहां पर प्रयागराज के समीप एक स्थान है जिसका हम क्या नाम कहते हैं, मिर्जापुर कहते हैं। मिर्जापुर का समय प्यारे बच्चों, मिर्जापुर का समय है जो ये ग्रीनविच माध्यम से 5 घंटा 30 मिनट क्या रहेगा, आगे रहेगा। प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का जो समय आप लोगों से पूछ लिया जाए तो प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा, ये आपका ग्रीनविच माध्यम
समय से 5 घंटा 30 मिनट क्या रहेगा, आगे रहेगा। ठीक है जी प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछा, मानक समय पूछा है। मानक समय किसका भाई, आपका जो पूर्वी देशांतर है प्यारे बच्चों, तो पूर्वी देशांतर का जो मानक समय है प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का जो समय बनेगा आपके ग्रीनविच मध्य जो समय है प्यारे बच्चों, उससे 5 घंटा 30 मिनट क्या रहेगा, आगे रहेगा। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों पूर्वी देशांतर जो आपका कहां से शुरू हुआ था, 82.5 पूर्वी देशांतर से। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट प्यारे बच्चों क्या कहता है कि आपका जो 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है जी, भारत के पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब ये क्वेश्चन जरा क्या कहता है, ये क्वेश्चन मानक समय जब भी आप लोगों से एग्जाम्स में पूछ लिया जाए, मैं साइड हट जाता हूं एक बार क्योंकि आपको देखने में शायद आसानी हो जाए। मानक समय एग्जाम में जब भी पूछा जाए आपको क्या याद होना चाहिए, 82.5 1/2 पूर्वी देशांतर। ये 82 जो आपका 1/2 पूर्वी देशांतर डिग्री है प्यारे बच्चों, ये प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का जो समय है वो दर्शाता है। कितना ग्रीनविच मध्य समय कितना आगे है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीनविच मध्य जो समय है वो कितना घंटे आगे है, तो गुरुजी आंसर आएगा हमारा 5 घंटा 30 मिनट क्या रहेगा, वो आगे रहेगा। प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि जो पूर्वी देशांतर है इसमें कितने राज्य है, भारत के कितने राज्य आते हैं, तो भारत के कितने राज्य आते हैं जी, 5 राज्य आते हैं। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछेगा कि वो 5 राज्यों के नाम हमें बताओ। सबसे पहला राज्य आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, सबसे पहला उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका फिर क्या आएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद तीसरा आपका कौन आएगा, छत्तीसगढ़ इसके अंदर आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद जो चौथा राज्य प्यारे बच्चों वो आपका कौन सा है, उड़ीसा इसके अंदर आएगा। और अंत में 5वां राज्य है आंध्र प्रदेश प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या रहेगा, शामिल रहेगा। ये 5 राज्य कौन से हैं अगर पूछ लिया जाए तो भाई जो मानक समय को दर्शाते हैं। मानक समय ग्रीनविच मध्य रेखा से 5 घंटा 30 मिनट क्या है, ये आगे है। क्लियर यहां तक सबका बेसिक सा पॉइंट है। देखो इन छोटे छोटे प्रश्नों को अगर आज आप इन्हीं क्लास के अंदर कवर करते हुए चलेंगे, आपको इन फ्यूचर एमसीक्यूज क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो इसको सभी बच्चे नोट कर लो, क्योंकि बेसिक से पॉइंट हैं आपके, और धीरे धीरे इन क्लास को हम कवर करते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपका थोड़ा हाथ स्पीड में, जैसे कि लिखते टाइम थोड़ा स्पीड कम हो आपकी, तो आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं। और जिस बच्चे ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आज की ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, हो सकता है क्लास थोड़ी धीरे धीरे चले, लेकिन क्लास में कंटेंट ऐसा मिलेगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे हरियाणा के एग्जाम दे लो, चाहे यूपी के एग्जाम दे लो, चाहे बिहार के एग्जाम दे लो, भाई आप पूरे ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम दे के देख लेना, आपको जियोग्राफी यहां से बेस्ट कहीं नहीं मिलेगी। प्यारे बच्चों अब मैं बात करूंगा भौगोलिक विस्तार की। क्या है कि भारत का भौगोलिक विस्तार, अब जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं तो आप सबको पता है क्या आएगा, अब भौगोलिक विस्तार। तो प्यारे बच्चों भारत का भौगोलिक विस्तार हम कैसे जानेंगे, लंबाई के माध्यम से। भाई भारत का जो भौगोलिक विस्तार है लंबाई के माध्यम से सर हम कैसे जानेंगे, हम ये जानेंगे कि भारत ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर लंबा है, गुजरात से लेकर यहां अगर मैं बात करूं हमारे नेपाल बॉर्डर तक कितना लंबा है। प्यारे बच्चों ये लंबाई चौड़ाई भी तो हमें पता होनी चाहिए भारत की। तो आप नोट करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे कि भौगोलिक विस्तार लंबाई में भारत का क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहां पर यह बनेगा कि उत्तर से
दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर की क्या रहेगी, लंबाई रहेगी। ये प्यारे बच्चों क्या है, इसकी चौड़ाई है, माफी चाहूंगा, ये क्या रहेगी, इसकी चौड़ाई, ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ ले क्या कि भाई पूर्व से पश्चिम तक जो आपके भारत देश कितना लंबा है, तो प्यारे बच्चों 2933 किलोमीटर क्या रहेगा, ये लंबा रहेगा। अब इसको सभी बच्चे नोट कर ले। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का भौगोलिक विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना किलोमीटर है, तो कितना किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम, 2933 किलोमीटर है। भारत का भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है, तो भाई 3214 किलोमीटर है। ये आप सबको पता होना चाहिए, आप लोगों के लिए बेसिक सा पॉइंट क्या है बनता है, इसको सभी बच्चे नोट करें, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट भाई क्या कहता है कि जलीय सीमा। जलीय सीमा का मतलब क्या है, सबसे पहले जलीय सीमा भाई जो हमारी समुद्र के साथ सीमा लगती है, समुद्र के साथ सीमा लगती है। अब समुद्र के साथ जैसे कि आपको पता है भारत के नीचे अगर मैं बात करूं, यहां पर प्यारे बच्चों गुजरात है, यहां से समुद्र शुरू हो जाता है, समुद्र यहां पर कोलकाता तक आपको पता है कि समुद्र चलता है, ठीक है जी। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत की जलीय सीमा है जो कितने किलोमीटर लंबी है, भारत की जलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है, तो प्यारे बच्चों जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर क्या रहेगी, जलीय सीमा है, जो हम जल के साथ अपनी बॉर्डर को, अपने भूमि को जो स्पर्श करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले कि स्थलीय सीमा बताओ। स्थलीय सीमा का अर्थ क्या रहेगा कि जो सीमा हम अपने पड़ोसी देशों के साथ टच करते हैं, स्थल जिनके साथ हमारी बाउंड्री आपस में लगती है, वो कितने किलोमीटर है प्यारे बच्चों, वो आपकी 15,200 किलोमीटर की है। 15,200 किलोमीटर की हमारी क्या है, स्थलीय सीमा है, जो आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। देखिए बेसिक से पॉइंट है, धीरे धीरे चलेंगे, क्लास इतनी मजेदार बनाएंगे धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यूस क्लास के अंदर जुड़ते रहेंगे। आज की ये क्या है, आपकी सिर्फ पहली क्लास है, आज इस क्लास की शुरुआत की गई है, ठीक है। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में सभी बच्चों का बेस बनना जरूरी है, क्योंकि जब अपने सभी बच्चों को यह पता चल जाएगा कि भारत है, भारत में इतने राज्य हैं, इतनी कैपिटल है, इतने आपके जो बाउंड्री है हमारे भारत की किस किस देश के साथ लगती है, कितने किलोमीटर की लगती है, भारत में कौन सा राज्य कहां पर है, जब ये बात एक बच्चे को पता चल जाती है तो उसके बाद जियोग्राफी उसके लिए बहुत इजी हो जाती है। तो वही काम हम करेंगे कि बच्चे को पहले अपना आसपास का पता होना चाहिए, जैसे हम अपने घर मोहल्ले का हमें पता है, अपने शहर का हमें पता है, उसी तरीके से भारत देश भी हमारा घर है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तभी जाकर प्यारे बच्चों हम अपने भारत के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आने वाली जो अचीवमेंट्स हैं उनको सक्सेसफुली हम प्राप्त कर पाएंगे। प्यारे बच्चों अब बात करेंगे कि प्रादेशिक जल सीमा है जो वो कौन सी है, अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों। और बात करें भाई एग्जाम्स में है जो काफी बार ये पॉइंट पूछा जा चुका है। क्या पूछा था आप लोगों से कि प्रादेशिक जो आपकी जल सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा प्यारे बच्चों क्या है, समुद्र तट से 12 समुद्री मील दूर तक जो हमारी सीमा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। आप क्या कहेंगे कि समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक, समुद्री मील तक की जो सीमा है वो हमारी सीमा है, अपने भारत देश की सीमा है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट करें,
ठीक है। अब मैंने क्या कहा, देखो मैं पॉइंट फिर रिपीट करूंगा, धीरे धीरे चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। भौगोलिक विस्तार लंबाई में भाई भारत की लंबाई चौड़ाई आपको बतानी है, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जलीय सीमा भारत की कितनी है, तो प्यारे बच्चों 7516.6 किलोमीटर की क्या रहेगी, भारत की जलीय सीमा है। स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। और हमने बात की प्रादेशिक जल सीमा, तो समुद्र तट से प्यारे बच्चों 12 समुद्री मील दूर तक हमारी क्या रहेगी, प्रादेशिक जल सीमा रहेगी। यानी कि भाई ये हमारा भारत का नीचे से बॉर्डर है। अब यहां से 12 मील दूर तक अगर हम चलते हैं तो 12 मील दूर तक हमारी क्या रहेगी, समुद्री सीमा रहेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भारत के नक्शे के ऊपर हम अन्य पड़ोसी देशों को भी देखते हैं। अन्य पड़ोसी देश को क्यों देखते हैं, क्योंकि भाई वो हमारी 12 मील दूर तक जो जलीय सीमा है उसके अंदर आते हैं, इसलिए हम उसको देखते हैं। जैसे कि बांग्लादेश भी आता है, ठीक है, तो इसलिए हम बांग्लादेश को भी देख पाते हैं, क्योंकि वो हमारी क्या है, प्रादेशिक जल सीमा के अंदर आता है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये पॉइंट आज क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपसे क्या कह सकता है, संलग्न क्षेत्र पूछ लिया जा सकता है। आपसे पूछ ले कि भारत का क्या, पूछ ले कि भारत का संलग्न क्षेत्र बताओ, तो प्यारे बच्चों भारत का जो संलग्न क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा के आगे शुरू हो जाता है, जो 24 समुद्री मील तक चलता है। अब आप इसको क्या लिखोगे कि प्रादेशिक जल सीमा, अब क्या लिखा हमने कि प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। ठीक है जी, अब ये क्या कहता है कि जो प्रादेशिक जल सीमा है वो तो हमारी कितनी है जी, 12 समुद्री मील है। ठीक है, 12 समुद्री मील से आगे की जो सीमा शुरू होगी हमारी 24 मील तक, उसको हम क्या कहेंगे, संकलन क्षेत्र कहेंगे। ये आप लोग सभी बच्चे नोट कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है जी, क्लियर यहां तक सबका? चलिए भाई इसको सभी बच्चे नोट कर लें, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अब देखो, भारत देश के अंदर आप रहते हैं, भारत के अंदर गर्मी, सर्दी, पतझड़, अलग अलग मौसम है। देखो अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई भारत के अंदर एक ही समय पर हर जगह धूप निकल रही है, एक ही समय पर हर जगह बारिश हो रही है, मौसम चेंज होता रहता है देखो भारत के अंदर। तो प्यारे बच्चों जो हमारा प्यारा भारत देश है, भारत देश की जलवायु आपसे पूछ ली जा सकती है। क्या पूछ ली जा सकती है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो जलवायु कैसी है भाई, मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कितनी, मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो प्यारे बच्चों भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है आपका, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्या रहेगा, भारत का क्षेत्रफल रहेगा। विश्व में प्यारे बच्चों कुल क्षेत्रफल पूछ लिया जाए भारत का, अब आपसे क्या कह सकता है, आपसे कह सकता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है जी, 2.4% रहेगा। विश्व के कुल प्रतिशत का ये कितना है, 2.4% रहेगा। ठीक है जी, अगला पॉइंट आपसे भारत की कुल जनसंख्या पूछ ली जा सकती है, कुल जनसंख्या। और ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि भाई उसके बाद अभी तक हमारे भारत के अंदर जनगणना नहीं हुई। तो प्यारे बच्चों कितने हैं भारत के अंदर, आप सभी को पता है 121,08,54,977। ठीक है जी, भारत के अंदर इतने लोग क्या है, निवास करते हैं, इतने लोग रहते हैं। आपसे कह दे कि जो ये जनसंख्या है ना, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो यह विश्व की
कुल जनसंख्या का 17.5% रहेगा। विजिबल है सभी को, वहां तक नहीं है तो 17.5% क्या रहेगा, ये विश्व की कुल जनसंख्या का आपका प्रतिशत रहेगा। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% अकेले भारत के अंदर क्या है, निवास करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों, आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से, मैं इधर लिख देता हूं भाई, ठीक है, आप सीक्वेंस में नीचे लिखते हुए चलना। आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो विश्व में स्थान भाई दूसरा स्थान रहेगा भारत का, क्योंकि जनसंख्या जो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा भारत के अंदर है। भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। आपसे पूछ ले गुरुजी पहला नंबर किसका है, तो पहला नंबर भाई चीन का है। चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। चीन के बाद हमारे भारत देश के अंदर क्या रहेगी, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्यारे बच्चों रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि भाई इतने 121.8,54,977 जो लोग हैं वो भारत के अंदर रहते हैं, हमें पता चल गया। ठीक है, अब वैसे तो यह आंकड़ा और भी बढ़ चुका है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी इसी डाटा को, इसी आंकड़े को मानते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये इतने लोग भारत के अंदर निवास करते हैं, इतने लोगों में आपसे विजिबल है, यहां पर आपसे पूछ ले कि भाई पुरुष कितने हैं, आपसे कहे कि पुरुष कितने हैं, तो भाई पुरुष है आपके 62,70,258 लोग भाई क्या करते हैं, भारत के अंदर निवास करते हैं। चलिए विजिबल है। इसके अलावा महिलाओं की जनसंख्या पूछ ली जाए, भाई महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं भाई 58, 75, 84, 719 यहां पर क्या है, महिलाएं निवास करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी टोटल पुरुष और महिलाएं हैं। इसके अलावा आपसे मैं इसको रफ कर देता हूं भाई थोड़ा, ठीक है, कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 2.4% है। क्या है, जो आपका क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। आपसे अगर कहे क्या कि ग्रामीण जनसंख्या बताओ जी कितनी है, तो ग्रामीण गांव में कितने लोग रहते हैं, तो प्यारे बच्चों गांव में रहते हैं भाई 83.37 करोड़ लोग गांव के अंदर रहते हैं। जो कि विजिबल है आगे नहीं है भाई, 83.37 करोड़ कहां पर रहते हैं, गांव में। ये कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछा जाए तो भाई 68.8% लोग यहां पर गांव में निवास करते हैं। ठीक है जी, ये आपकी क्या रहेगी, ये जनसंख्या है, पुरुष की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या, गांव में कितने लोग रहते हैं। गांव के बाद भाई आपसे पूछ ले कि शहरी जो जनसंख्या है, शहरों में कितने लोग रहते हैं, तो शहरों में भाई 37.71 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि आपका 31.16% क्या बनेगा, परसेंटेज के अंदर आप इसको कर सकते हैं। ये आपका क्या है भाई, जनसंख्या है। टोटल कुल जनसंख्या पूछी जाए 121 करोड़ 8,54,977 लोग हैं, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज आपसे पूछे, पुरुष पूछ ले, महिला पूछ ले, ग्रामीण पूछ ले, शहरी पूछ ले, आपको पता है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबका। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों आपसे आगे और क्या कह सकता है, आपसे ये पूछ लेगा क्या कि भाई जो आपके शहरी लोग तो ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हमें बताओ, जो कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बताओ कितनी है। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर प्यारे बच्चों कितनी है, तो ये आपकी जो दर है ये 17.64% रहेगी, जो कि आपका 2001 से 2011 के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया गया। ठीक है जी, अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों की भारत का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात प्यारे बच्चों भारत का कितना रहेगा, तो 943
प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं भारत देश के अंदर क्या है, निवास करती है। ठीक है जी। और उसके बाद भाई जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या घनत्व आपसे पूछे तो जनसंख्या का घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। जनसंख्या का घनत्व कितना है आपका, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का क्या रहेगा, भारत का जनसंख्या का घनत्व रहेगा। इसको सभी बच्चे एक बार अपने अपने नोटबुक में नोट कर लें। बेसिक सी बातें अभी तक हमने करी है। ठीक है, चलिए मैं इसको छोड़ देता हूं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन आपका ये इधर है। ठीक है जी। चलिए प्यारे बच्चों, आगे आपसे क्या कह सकता है कि भाई कुल साक्षरता दर बताओ भारत की। तो आप यहां से थोड़ा इधर से लिख लेता हूं ताकि हमें बोर्ड का स्पेस है जो अच्छे से कवर करने को मिल जाए। आपसे क्या कह सकता है, कुल साक्षरता, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है जी। भारत की पूछी जाए तो 74.04% भारत की कुल साक्षरता दर रहेगी। प्यारे बच्चों, भारत की कुल 74.04% है, ओके बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें से पुरुषों की कितनी है जी, पुरुष साक्षरता दर पूछ ली जाए तो पुरुषों की कितनी है जी, 82.14% पुरुष पढ़े लिखे हैं। आपसे पूछ ले क्या कि भाई महिला की कितनी है, तो महिला की भाई 65.46% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट कर ले। क्लियर यहां तक सबका, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि भारत में कुल राज्य कितने हैं। भारत में कुल राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं जी भारत के अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता। आपसे पूछ ले कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जी, 8 हैं। यानी कि आपकी जो कैपिटल्स हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, आपकी ये सारी आपकी क्या रहेंगी, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आएंगी। ये भी आप लोगों को कवर करवाऊंगा, निश्चिंत रहे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जी आपके अगले क्वेश्चंस की। पर्वतीय क्षेत्र विस्तार आपसे पूछा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र विस्तार, पर्वतीय क्षेत्र विस्तार भारत का कितना है जी, 10.7% में क्या है आपके पर्वत है। ठीक है जी। दूसरा आपसे कह सकता है कि पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार बताओ, क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र विस्तार। तो पहाड़ी क्षेत्र विस्तार भाई 18.6% क्या रहेगा, पहाड़ी क्षेत्र विस्तार रहेगा। आपसे अगला क्वेश्चन कह सकता है कि पठारीय क्षेत्र विस्तार बताओ। पठारी क्षेत्र विस्तार कितना है प्यारे बच्चों, तो 27.7% पठारीय क्षेत्र का जो विस्तार है भारत के अंदर। अब बात आती है जी मैदानी क्षेत्र की, कि भारत में मैदानी क्षेत्र है जो कितने प्रतिशत है। तो भारत में जो मैदान है प्यारे बच्चों वो 43.0% क्या रहेगा, भारत के अंदर मैदान रहेगा, जहां पर बिल्कुल समतल जगह है जो बिल्कुल सीधा फैला हुआ है। ठीक है जी। ये सभी क्वेश्चन क्या है, ये भारत की जमीन को दर्शाते हैं कि भारत की जमीन कौन सी कैसी है। आपसे पूछ ले कि भाई मैदान है जो भारत का बिल्कुल समतल है जो, वो कितने प्रतिशत है, 43% है। पठारीय क्षेत्र कितना है, 27.7% है। पहाड़ी क्षेत्र कितना है, तो 18.6% है। आपसे कहे कि पर्वतीय जो क्षेत्र विस्तार है वो कितना है, तो 10.7% क्या रहेगा आपका पर्वतीय क्षेत्र विस्तार रहेगा। ये कहने का मतलब ये है कि भाई भारत में कौन कौन सी जमीन कैसी है, किस प्रकार है, पहाड़ है कितने प्रतिशत है, समतल है कितने प्रतिशत है, रेतीली है, कि ये सारी बातें इसके अंदर हमने कवर करी है। ठीक है, अब बात आती है जी थोड़े से और। देखो मैं आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे। आपको हालांकि इन बातों का पता भी हो सकता है और नहीं भी पता हो सकता, और ये बातें कवर करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि एग्जामिनर
बेसिक चीजों को ही आपसे पूछता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य बताओ आप कौन कौन से। आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं। अब आपसे क्या पूछ लिया कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं, तो कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं। आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि भारत के अंदर कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य स्थित है प्यारे बच्चों। ये 8 राज्य जी कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो आपका गुजरात राज्य जी इसके ऊपर स्थित है। गुजरात के बाद दूसरा राज्य आपसे कह दे तो आपका राजस्थान भी प्यारे बच्चों क्या रहेगा, इसके ऊपर स्थित रहेगा। राजस्थान के साथ में आपका क्या है जी, मध्य प्रदेश एमपी भी यहां पर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। 3 के बाद चौथा पॉइंट प्यारे बच्चों आपका छत्तीसगढ़ भी यहां पर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। छत्तीसगढ़ के बाद पॉइंट नंबर 5 आपका जैसे कि झारखंड है, तो झारखंड के ऊपर से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपका पश्चिम बंगाल है प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल विजिबल है सभी को, ये भाई बंगाल है, आगे पश्चिम के बाद क्या है, बंगाल है। ठीक है, 6 7, ठीक है, 1 सेकेंड, 5, ये माफी चाहूंगा, ये 6 था, यहां तक 4 5 और ये 6 पॉइंट हो गए थे भाई। ठीक है, 7वां पॉइंट प्यारे बच्चों आपका जैसे कि त्रिपुरा भी इसके अंदर आता है, कर्क रेखा गुजरती है। और 8 में अंतिम में आपका मिजोरम। इन सभी राज्यों से होकर हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपसे कर्क रेखा पूछ ले, मकर रेखा के बारे में भी बताऊंगा प्यारे बच्चों। मकर जो रेखा है वो कहां कहां से होकर जाती है, उससे पहले आप इसको सभी बच्चे नोट कर लें। क्लियर है, सभी ने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों अगला पॉइंट नोट करेंगे। आप सभी को पता है, अब ना समय देखते हैं। समय हम कैसे मापते हैं, IST के माध्यम से मापते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे पूछ ले क्या कि जो ये समय रेखा है, कौन सी रेखा, समय रेखा, भारत के अंदर समय रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं। समय रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ो। पहले मैं ये बोलता हूं कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं जी, 8 राज्य स्थित है, हमें पता है। 8 कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य किसके ऊपर है, कर्क रेखा के ऊपर है। अब दूसरी बात हमने क्या करी, IST जो आपकी समय रेखा है प्यारे बच्चों, हमने किसके बारे में बात की, समय रेखा के बारे में बात की। तो समय रेखा पर स्थित, समय रेखा पर स्थित क्या है, 5 राज्य हैं जी भारत के। आपसे पूछ ले कि गुरुजी समय रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य समय रेखा पर है। तो पहला राज्य हमें बताओ जी कौन सा है, तो पहला राज्य है जी उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी के नाम से जानते हैं। दूसरा राज्य है जी MP, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश के बाद जो आपका तीसरा राज्य है जी, तीसरा राज्य आपका छत्तीसगढ़ है प्यारे बच्चों, जो किसके ऊपर स्थित है, समय रेखा के ऊपर स्थित है। 3 के बाद 4 जो आपका है उड़ीसा प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या रहेगा, शामिल रहेगा। 5वां पॉइंट आपका क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और ये 5 के 5 राज्य वो राज्य हैं जहां पर हमारी समय रेखा है जो इनके ऊपर से होकर गुजरती है, जिस समय रेखा को हम IST के नाम से जानते हैं। क्लियर, यहां तक बेसिक सी बात है। ये इतना बेसिक आज की ही क्लास में बताया जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास होंगी आपकी वो थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना कि पहला बिल्कुल नॉर्मल है, फिर थोड़ा ऊपर कदम उठाएंगे हम, ऊपर कदम उठाएंगे, फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे भाई, फिर ऊपर जाएंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर आगे चलेंगे, ऊपर ऊपर। तो ये धीरे धीरे हम भी अपनी सीढ़ी को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, ताकि आपके सभी एग्जाम्स के अंदर आपकी जियोग्राफी में आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है जी, इतना क्लियर सभी का। और उम्मीद करूंगा ये जो आपके जमीन है भारत की भाई कौन सी कैसी है, कितने प्रतिशत है, ये आपको अच्छे से बखूबी याद हो गई होगी। लेकिन इतना कहूंगा कि भाई जिस बच्चे ने कंटिन्यू क्लास लगा ली तो वो बच्चा भाई जियोग्राफी में एक भी नंबर नहीं कटवा पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय जो हमारी सीमा है प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय सीमा संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने।
ठीक है, 18 है, आप इसको ऐसे ही याद कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहता है, मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको ये ना हो कि सर ने लिख के नहीं बताया। तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है जी, अंतरराष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 18 है। ठीक है जी, आपसे पूछ ले अंतरराष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कितने हैं? 18 है। ठीक है, आपसे साथ की साथ अगर प्यारे बच्चों पूछ ले कि तेल शोधशालाओं की संख्या भारत के अंदर कितनी है? क्वेश्चन क्या है कि तेल शोधशालाओं की, भाई तेल की जो आपकी लैब है वो भारत के अंदर कितनी है? प्रयोगशालाओं की संख्या पूछी गई है, तो तेल शोधशालाओं की संख्या कितनी है भारत के अंदर? तो भारत में 23 क्या रहेंगी? आपकी तेल शोधशालाएं रहेंगी जो तेल के ऊपर क्या करती हैं? टेस्ट करती हैं। ठीक है जी, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भारत की, ये अंदर भाई आपका क्या रहेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे क्या पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, ठीक है जी, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? देखो जो 970 क्या है प्यारे बच्चों? संख्या रहेगी कितनी? 970 संख्या रहेंगी। और ये 970 जो संख्या है प्यारे बच्चों कब तक थी? 31 दिसंबर 2023 तक की रहेगी। 31 दिसंबर 2023 तक की रहेंगी। अभी नया आंकड़ा मुझे थोड़ा सा पजल है, जैसे मुझे नया आंकड़ा पता चलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर भी बता दूंगा। लेकिन भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या आपसे पूछ ले तो भाई 2023 31 दिसंबर 2023 तक प्यारे बच्चों कितनी थी? 970 थी। ठीक है जी, बंदरगाहों की संख्या भारत के अंदर, जो बड़े बंदरगाह हैं प्यारे बच्चों, आप क्या लिख लेना? बड़े लिख लेना भाई। ठीक है, बड़े बंदरगाहों की संख्या, तो बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत के अंदर कितनी है जी? 13 बंदरगाह आपके रहेंगे। आपका राष्ट्रीय पशु आपसे पूछ लिया जा, ये मैं अगले उस पर लिखूंगा, एक बार आप इतना ही नोट कर लो। ये जितने जैसे हमारे पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, पुष्प है, ये मैं अगली स्लाइड के ऊपर लिख दूंगा। अभी के लिए आप इतना इसको नोट कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? चलो भाई मेरे बच्चों, अब भारत देश के जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय चिन्ह है, इनके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि आप सबको पता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, इसलिए बताना हमारा फर्ज है, आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले अब हम जानेंगे राष्ट्रीय चिन्ह क्या होते हैं, कि जैसे कि हमारे सबसे पहले क्या है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है जी? राष्ट्रीय पशु पूछ लिया जाए तो कौन सा है? कमेंट करके बताओ। बाघ। क्या है प्यारे बच्चों? बाघ। आपको पता चल गया। एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप 1 नंबर ले लोगे, लेकिन नहीं, आपसे प्यारे बच्चों कभी भी डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय पशु कौन है, आप लिख दोगे बाघ। भाई बाघ तो आपको पता है, लेकिन आपसे क्या कहेगा? आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या? कि वैज्ञानिक नाम बता, वैज्ञानिक नाम बताओ भाई क्या है इसका? तो इसको हम क्या कहते हैं? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से प्यारे बच्चों हम इसको जानते हैं। इसके अलावा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, वो भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा जाए, भाई विरासत पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय विरासत जो पशु है वो है आपका हाथी। ठीक है,
इसके अलावा आपसे पूछ लिया जा सकता है कौन सा भाई राष्ट्रीय पक्षी पूछ लिया जाए, तो राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता है कौन है, मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है, तो वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो भाई वैज्ञानिक नाम इसका क्या रहेगा, पावो पावो क्रिस्टेट्स, पावो क्रिस्टेट्स के नाम से प्यारे बच्चों हम इसको वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपसे राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में पूछा जा सकता है, क्या है कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष भाई कौन सा है, बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष का जो बरगद है प्यारे बच्चों, बरगद का क्या पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक नाम बताओ, तो बरगद को हम वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं भाई क्या, फाइकस, फाइकस बंगाल नसीम, सॉरी नसीस। ठीक है, विजिबल है ना, नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं। वैज्ञानिक के नाम पूछा जाए तो क्या रहेगा आपका, फाइकस बेंगाल नसीस, ये आपका क्या रहेगा, वैज्ञानिकी नाम रहेगा। मैं ऊपर से इसको साफ कर देता हूं, ये आपका क्या रहेगा, वैज्ञानिकी नाम रहेगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों राष्ट्रीय पुष्प पूछ लिया जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है जी, कमल का फूल है। कमल का क्या है, फूल है प्यारे बच्चों। कमल के फूल को हम आपसे पूछ ले कि कमल का जो फूल है उसका वैज्ञानिक नाम बताओ। कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा, कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम भाई नीलंबो, हाँ नीलंबो नुसीफेरा, नीलंबो नुसीफेरा के नाम से प्यारे बच्चों हम इसको जानते हैं। ठीक है जी। आपसे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पूछ लिया जा सकता है। देखो राष्ट्रीय चिन्ह तो सभी को पता भी होगा, अशोक स्तंभ है प्यारे बच्चों, क्या रहेगा, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। ठीक है जी। राष्ट्रीय गान आप सबको पता है जनगण मन है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय गान जनमन किसने लिखा था ये भी मैं बताऊंगा, एक बार इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, ये आप लोगों के लिए बेसिक से पॉइंट है। और वैज्ञानिक नाम आप सबको पता होने चाहिए कि भाई किसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर वैज्ञानिक नाम ही आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। चलिए बच्चों अब आपसे आगे देखो, ये बेसिक सी बातें हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो यार, ये तो हमें पता है, लेकिन प्यारे बच्चों वैज्ञानिक की नाम आपको शायद ना पता हो। ठीक है, वो आप सबको पता होने जरूरी है। आपसे आगे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान कौन सा है। अब राष्ट्रीय गान प्यारे बच्चों जन गण मन है हमारा। ठीक है, राष्ट्रीय गान कौन सा है हमारा, जन गण मन। कितने सेकंड्स के अंदर कवर करना होता है, 52 सेकंड के अंदर कवर करना होता है। जन गण मन प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए भाई किसने, तो रविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा क्या है ये लिखा गया था या रचा गया था। ठीक है जी। आपसे राष्ट्रीय गान तो आप सबको पता चल गया कि राष्ट्रीय गीत आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो राष्ट्रीय गीत है प्यारे बच्चों वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम के रचिता कौन है, रचिता का नाम पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी प्यारे बच्चों क्या रहेंगे, इसके रचिता रहेंगे। आपसे पूछा जा सकता है क्या कि राष्ट्रीय भाषा बताओ, तो हमारी भारत की राष्ट्रीय भाषा प्यारे बच्चों कौन सी है, वह है हिंदी भाषा, जिसको हम हिंदी के नाम हिंदी बोलते हैं। जैसे मैं बोलने लग रहा हूं, आप लिखी हुई भी देख पा रहे होंगे। ठीक है जी। भारत की राष्ट्रीय लिपि पूछ लिया जाए, भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी, देवनागरी भारत की राष्ट्रीय लिपि है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, भारत का देखो राष्ट्रीय वाक्य क्या है, वाक्य आप सबको पता होना चाहिए, जो हमें सब जगह लिखा हुआ मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या है, सत्य की हमेशा जीत हो।
प्यारे बच्चों जो ये स्त्रोत है, ये सत्यमेव जयते का जो स्त्रोत है वो हमें कहां से मिला? तो ये हमें स्त्रोत मिला था मुंडकोपनिषद से। विजिबल है सभी को? मुंडकोपनिषद से हमें क्या मिला था? सत्यमेव जयते का स्त्रोत मिला था। इसको सभी बच्चे यहां तक एक बार नोट कर लें। सत्यमेव जयते का स्त्रोत हमें कहां से मिला था? मुंडकोपनिषद से हमें इसका क्या मिला था? स्त्रोत मिला था। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा क्या हो? जीत हो। प्यारे बच्चों भारत का राष्ट्रीय ध्वज पूछ लिया जाए तो जिसको हम क्या कहते हैं? हमारा प्यारा तिरंगा। प्यारे बच्चों तिरंगा के अंदर 52 तिलियां होती है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और 52 सेकंड का ही हमारा क्या होता है? जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान होता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले राष्ट्रीय जलीय जीव बताओ, तो हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव है प्यारे बच्चों आपका गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को हम क्या कहते हैं? एक सेकेंड, गंगा डॉल्फिन को हम कहते हैं प्लेटिनस। हाँ ठीक है। और गेंगोटिका ये इसका क्या रहेगा? फुल नाम रहेगा, इसका पूरा नाम रहेगा। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारे भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे तरीके से। ठीक है जी, क्लियर यहां तक सबका? इसको सभी बच्चे नोट कर ले। अब मैं एक बार थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपसे छूट चुके होंगे या इस क्लास के अंदर आपको बताने जरूरी है। देखो क्लास हो सकता है आज की थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे पूछा था क्या पूछा था आपसे? ये पूछा था कि भारत किस, क्वेश्चन क्या था कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो कौन से गोलार्ध पे स्थित है? आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा जी भारत है ना जो हमारा, वो कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है? भारत स्थित है। ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन था, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूछा जाए? भारत का जो जनसंख्या या क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो देखो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है जी? 7वां स्थान है। ठीक है, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से था, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 7वां स्थान है। आपसे पूछ ले क्या कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो जनसंख्या की से दूसरा है। और पहला पूछा जाए तो वह पहला क्या रहेगा? चीन रहेगा। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे एक बार के लिए नोट कर लें, आप सबको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, करक रेखा मैंने बताई थी भाई, करक रेखा है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपसे पूछे पहला राज्य कौन सा है? पहला गुजरात है, दूसरा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन 8 राज्यों से प्यारे बच्चों आपकी करक रेखा होकर क्या है? गुजरती थी। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अब 1-2 क्वेश्चंस और बता देता हूं जो एग्जाम्स की लैंग्वेज में आप लोगों से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा कि भारत का सुदूरस्थ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये आप इसको क्या कह सकते हो कि साउथ
साउथर्न मोस्ट पॉइंट भारत का कौन सा है? जिसको हम भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए ना आप लोगों से, तो प्यारे बच्चों वो कौन सा रहेगा? आपका इंदिरा पॉइंट रहेगा, इंदिरा पॉइंट रहेगा। इंदिरा पॉइंट प्यारे बच्चों ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए कि जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर क्या है? स्थित है। कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? ग्रेट निकोबार द्वीप पर क्या रहेगा? ये स्थित रहेगा। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट करें। इसको एक बार सभी बच्चे नोट कर लें, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक पॉइंट और आज इस क्लास के अंदर कवर कर लेते हैं भाई। महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं भारत के अंदर? टीवी चैनल्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है? तो भाई आपसे क्या कह सकता है, भारत के महत्वपूर्ण जो चैनल है वो कौन कौन से? हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत के महत्वपूर्ण चैनल। एग्जाम्स की दृष्टि से क्या रहेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी, आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है जी, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है जो ये कहां पर है, किस जगह पर अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल प्यारे बच्चों ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित रहेगा। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले क्या कि 8 डिग्री, ये डिग्री लिख लेना आप, मैंने ऊपर डिग्री बना दिया है वैसे, ठीक है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल कहां पर है? तो ये प्यारे बच्चों आपका मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित रहेगा। ठीक है जी। आपसे तीसरा पॉइंट पूछ लिया जा सकता है क्या कि ग्रेट या महान चैनल, भारत का जो ग्रेट या महान चैनल है प्यारे बच्चों ये आपका सुमात्रा यानी कि इंडो नेशिया, ठीक है, और निकोबार, ये सुमित्रा इंडोनेशिया के अंदर है, और निकोबार के मध्य स्थित रहेगा। ठीक है जी। इन 3 चैनल को सभी बच्चे नोट करो। और इसके साथ साथ भाई पाक स्ट्रेट, 4th पॉइंट है आपका पाक स्ट्रेट, जो ये जल डमरू मध्य के अंदर स्थित रहेगा। क्या रहेगा? ये जल डमरू मध्य। ये पाक स्टेट जो चैनल है प्यारे बच्चों ये कहां पर स्थित है? ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है, श्रीलंका के मध्य में है। इसको पाक स्टेट भी बोलते हैं और जल डमरू मध्य के नाम से भी हम जानते हैं। 5वां पॉइंट है, 5वां चैनल कौन सा है? माहिम क्रीक। 5वें का नाम पूछा जाए क्या है? माहिम क्रीक। माहिम क्रीक निवेशिका क्या रहेगा? इसका एक अन्य नाम रहेगा। माहिम क्रीक का क्या है? निवेशिका, इसका एक अन्य नाम रहेगा। प्यारे बच्चों एक पतली सी निवेशिका है। ये क्या है? एक पतली सी निवेशिका है। आप लिख सकते हो कि यह एक पतली सी निवेशिका है। और ये निवेशिका कहां पर है पूछा जाए तो ये आपकी मुंबई के अंदर स्थित है। ये कहां पर स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। इसको सभी बच्चे नोट कर लो भाई, यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो एक बार। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी का? 5 पॉइंट। चलिए भाई 6ठा पॉइंट सभी बच्चे नोट करें। कच्छ की खाड़ी।
छठा पॉइंट हमारा क्या है, कच्छ की खाड़ी। पॉइंट नंबर 6, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी भाई यहां पर आपके कहां पर स्थित है, पश्चिमी गुजरात में स्थित है। पश्चिमी गुजरात में क्या रहेगी, स्थित रहेगी। 7वां पॉइंट है प्यारे बच्चों, खंबात। खंबात, खंबात की खाड़ी, ये प्यारे बच्चों कहां पर है, ये पूर्वी गुजरात, ठीक है, पूर्वी गुजरात और नर्मदा और ताप्ती का मुहाना में स्थित है। ठीक है जी, क्लियर यहां तक सभी का। भाई खंबात की जो खाड़ी है पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना में क्या है, स्थित है। पॉइंट नंबर 8 प्यारे बच्चों क्या कहता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर कहां पर है, तो आप लिखोगे कि लक्षद्वीप सागर, द्वीप लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में स्थित है। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 है प्यारे बच्चों, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ये कहां पर है, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। इसको सभी बच्चे नोट कर लो एक बार। ठीक है, एक और पॉइंट है भाई नीचे, पॉइंट नंबर 10, कोको स्ट्रेट, जिसको हम जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। क्या है, कोको, कोको स्ट्रेट। ये कोको स्ट्रेट जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है, लिख लेना। और ये कहां से शुरू है प्यारे बच्चों, कोको द्वीप से है। कोको द्वीप कहां पर, म्यांमार से। कहां तक जाता है ये, म्यांमार से उत्तरी अंडमान के मध्य तक जाता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। नीचे एक पॉइंट और आ जाएगा, तो पॉइंट नंबर 11, डंकन पास। क्या है, डंकन पास। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। ये कहां पर है प्यारे बच्चों, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। विजिबल है यहां तक सभी का, क्लियर यहां तक सबका। और इसके बाद भाई अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, जिसको हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। इसके अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। यहां तक वही आपके ये सारे पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं कि भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण आपके चैनल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको सभी बच्चे कवर कर लो, इसको आप सभी बच्चे नोट डाउन कर ले, और इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। क्लियर, चलिए ये थे आपके भारत के महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं। ठीक है जी, आपसे पूछ लिया जा सकता है ये चैनल्स के बारे में एग्जाम्स के अंदर। अब जानते हैं भाई छोटे छोटे से बेसिक से पॉइंट्स के बारे में। विभिन्न देश है और वो हमारे पड़ोसी राज्य भी है। तो जैसे कि आपसे पूछ ले, हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्ला,
देश। बांग्लादेश के साथ हम अपनी कितने किलोमीटर की जो सीमा है साझा करते हैं, पूछा जाए तो 4096.7 किलोमीटर की हम सीमा साझा करते हैं हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के साथ। ठीक है जी, हमारा पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, इसके साथ ना देखो यहां पर तो देश के नाम लिखेंगे हम, यहां पर सीमा किलोमीटर में लिखेंगे हम, और यहां पर जानेंगे कि सीमा रेखा कौन सी लगती है इनके साथ। सीमा रेखा कौन सी लगती है पड़ोसी जो आपके ये हमारे पड़ोसी जो देश है, इन पड़ोसी देशों के साथ सीमा कौन सी सीमा लगती है। जैसे कि सीमा आपसे पूछेगी बांग्लादेश के साथ हमने कितने किलोमीटर की सीमा साझा करी, 4096.7 किलोमीटर की। तो सीमा रेखा कौन सी लगती है, तो प्यारे बच्चों यहां पर जो सीमा रेखा लगती है वो है आपकी रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा है आपकी लगती है। प्यारे बच्चों सीमा बांग्लादेश के साथ हम कौन कौन से राज्य शेयर करते हैं, या कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। अब हम यहां पर लिख रहे हैं भाई कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या है, मेघालय बांग्लादेश के साथ लगता है। मेघालय के बाद तीसरा प्यारे बच्चों आपका मिजोरम है। मिजोरम के बाद चौथा पॉइंट भाई आपका त्रिपुरा है, और पांचवा आपका असम। ये पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश के साथ भारत के ये 5 राज्य क्या है, सीमा छूते हैं। ठीक है जी, ये आपका पहला पॉइंट कवर। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले कि हमारा जो पड़ोसी देश चीन है, चीन के साथ हम अपने कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, तो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और यहां पर हमारी जो सीमा है, सीमा रेखा कौन सी है, तो सीमा रेखा है आपकी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, और प्यारे बच्चों मैकमोहन रेखा है, लेकिन जो चीन के साथ भारत के जो राज्य जैसे कि लद्दाख है, आपका हिमाचल प्रदेश है, तीसरा प्यारे बच्चों उत्तराखंड है, चौथा आपसे सिक्किम है, और पांचवा प्यारे बच्चों एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, ये 5 हमारे पड़ोसी देश के साथ प्यारे बच्चों भारत के 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट है हमारा पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी किलोमीटर की सीमा साझा होती है, तो प्यारे बच्चों 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, 3323 किलोमीटर की। और यहां पर हमारी जो रेखा है वो रेखा का नाम क्या रहेगा, वह रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा है जो भारत के साथ क्या है, साझा होती है। ठीक है, और प्यारे बच्चों भारत और पाकिस्तान, ठीक है, पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत की जो कितने किलोमीटर की सीमा है, 3323 किलोमीटर की है। और कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो इसको लगते हैं, तो भाई जैसे कि आपका गुजरात है, गुजरात के बाद दूसरा आपका राजस्थान है, राजस्थान के बाद तीसरा पंजाब है, पंजाब के बाद चौथा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद भाई पांचवा आपका लद्दाख है। ठीक है, ये 5 राज्य भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है जी, चौथा प्यारे बच्चों जैसे कि हमारा पड़ोसी देश है नेपाल भी है, नेपाल के साथ हम 1751 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करते हैं। ठीक है जी, और नेपाल के साथ आप लिखोगे कौन कौन से देश हैं जो कौन कौन से जो हमारे भारत के राज्य हैं नेपाल के साथ लगते हैं। जैसे कि सबसे पहले यूपी है, नेपाल के साथ लगता है। आपका BR यानी कि बिहार नेपाल के साथ लगता है। WB वेस्ट बंगाल प्यारे बच्चों नेपाल के साथ लगता है। और इसके अलावा सिक्किम है, जैसे कि
सिक्किम नेपाल के साथ लगता है, और सिक्किम के बाद भाई आपका मणिपुर भी क्या लगता है, नेपाल के, मणिपुर भी नेपाल के साथ लगता है, अपनी सीमा साझा करता है। 4 पॉइंट क्लियर सभी के। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 प्यारे बच्चों। 5 पॉइंट है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की जो कितने किलोमीटर की सीमा है, 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ हम अपनी साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भारत का जैसे कि एपी अरुणाचल प्रदेश प्यारे बच्चों लगता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागा लैंड किसके साथ टच करता है, म्यांमार के साथ टच करता है। इसके बाद भाई मिजोरम है जो, वो भी आपका किसके साथ लगता है, आपके म्यांमार के साथ लगता है। मिजोरम के बाद आपका मणिपुर भी प्यारे बच्चों किसके साथ सीमा साझा करता है, आपके म्यांमार के साथ साझा करता है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारा पड़ोसी जो देश है प्यारे बच्चों वो भूटान भी है। भूटान के साथ हम 609 किलोमीटर की क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। और भूटान के साथ अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, भूटान के साथ हमारी जो 609 किलोमीटर की जो सीमा है, और साथ में वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल हमारा जो राज्य है वो इसके साथ लगता है। सिक्किम प्यारे बच्चों भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है, और आपका असम भी प्यारे बच्चों किसके साथ, आपके भूटान के साथ सीमा साझा करता है। पॉइंट नंबर 7 है अफगानिस्तान प्यारे बच्चों। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ प्यारे बच्चों मात्र 106 किलोमीटर की हम सीमा साझा करते हैं। और अफगानिस्तान के साथ जो हमारी रेखा लगती है, सुरंड रेखा, शायद सुरंड रेखा, हाँ मेरे हिसाब से, 1 मिनट में उसको कंफर्म कर लूं, वो सुरंड रेखा है शायद। मैं एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, वो चेक करके बता देता हूं भाई आपको एक बार। सॉरी, डूरंड रेखा, माफी चाहूंगा। अफगानिस्तान के साथ प्यारे बच्चों हमारी जो डूरंड रेखा है वो क्या है, साझा करती है। डूरंड रेखा किसके साथ, क्वेश्चन ये पूछेगा भाई डूरंड रेखा है जो किस देश के साथ लगती है, तो भारत की डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ टच होती है। और अफगानिस्तान के साथ भारत का सिर्फ एक राज्य है जो सीमा साझा करता है, वो है लद्दाख। और ये टोटल प्यारे बच्चों आपसे पूछे हम जो सीमा साझा करते हैं कितनी, 15,106.7 किलोमीटर की जो सीमा बनती है, ये कुल सीमा है जो हम अपने पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इतना सभी बच्चे एक बार के लिए नोट कर लें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर यहां तक सबका? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि रेड क्लिफ किसके साथ लगती है, रेड क्लिफ किसके साथ लगती है भाई, जैसे कि चीन पाकिस्तान के साथ लगती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों मैकमोहन रेखा के बारे में। एक अलग से हेडिंग बना लीजिएगा कि मैकमोहन रेखा। देखिए जो आपने अभी पढ़ा है ये तो हमारे भारत के पड़ोसी देश थे और उनके साथ लगने वाली सीमा है। ठीक है, अब हम जानेंगे मैकमोहन रेखा के बारे में। कि मैकमोहन रेखा क्या है। मेरे बच्चों मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान, आप इसको पूरा ही लिख लोगे तो ठीक है, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की थी। ठीक है जी, ये कहां पर की गई थी प्यारे बच्चों, भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व के अंदर किसने की थी, अंग्रेजों ने 27 अप्रैल 1914। ठीक है जी, यह रेखा मैकमोहन के नाम से जानी जाती है। इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ अगर पूछ लिया जाए तो भाई आपका एक व्यक्ति होता था जिसका नाम क्या था, सर हेनरी मैकमोहन होता था।
तो उनके नाम पर प्यारे बच्चों 1914 में शिमला समझौते के दौरान इस रेखा का नाम पड़ा था। ठीक है, इनके नाम पर ही क्या पड़ा था, इस रेखा का नाम पड़ा था, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आया था प्रीवियस ईयर के अंदर, वो भी आप लोगों को बता देता हूं। क्या आपसे पूछा गया था कि काराकोरम श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी किसकी है आपसे पूछा जाए तो ये उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी है, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी है। काराकोरम श्रेणी क्या है, तो उच्च एशिया की क्या रहेगी, रीढ़ की हड्डी रहेगी, जो आपकी बैकबोन रहेगी वो किसकी है, काराकोरम श्रेणी की रहेगी। यहां तक सभी बच्चे इसको नोट कर लें, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसके अलावा रेड क्लिफ के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, मैकमोहन के बाद रेड क्लिफ। दूसरी जो रेखा का नाम है प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ का विभाजन के बाद, जब आपका विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 में 17 अगस्त 1947 में यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी। बॉर्डर प्यारे बच्चों, बॉर्डर है इसके अंदर निर्धारित कर दिया गया था और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ जो आपकी रेखा है वो बना दी गई थी। ठीक है जी, इस कमीशन के अध्यक्ष आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी, तो उस अध्यक्ष का नाम बताओ। तो अध्यक्ष का नाम प्यारे बच्चों सर सिरिल रेड क्लिफ था। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर प्यारे बच्चों रेड क्लिफ रेखा का नाम रखा गया था। आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि रेड क्लिफ रेखा है जो ये कहां पर है, तो प्यारे बच्चों ये भारत पाकिस्तान, जैसे हमारा भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद क्या किया गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा निर्धारित कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और इस रेखा की अध्यक्षता किसने की थी, जिस व्यक्ति ने इस रेखा का निर्माण करवाया था सर सिरिल रेड क्लिफ था, और उनके नाम पर ही इस रेखा का नाम ये नाम पड़ा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जाना क्या कि भारत का भूगोल। आज की पहली क्लास थी और पहली क्लास के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। अगर आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये बताना कि आज की इस क्लास के अंदर आपको नया क्या सीखने को मिला, या ऐसी कोई बात जो आपको पहले नहीं पता थी और आज इस क्लास के अंदर आपको पता चली है। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों को अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिएगा, और हर रोज सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास भी यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि डेली किस टाइम, आपके 7 AM पर आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, और ये करंट अफेयर आपके ऑल एग्जाम्स के लिए क्या रहेगा, लाभदायक रहेगा। सभी एग्जाम्स के लिए लाभदायक रहेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, सेंटर का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उसके लिए करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये करंट अफेयर हर रोज सुबह 7 बजे आपको यहां पर मिला करेगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अब आप लोगों को एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहें आप आपके अपने प्लेटफॉर्म के साथ।